हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। तो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन कि वाटर होता क्या है एंड वाटर को मतलब आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है कि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है। और कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, आज हम इस चैप्टर में उन सब की बात करने वाले हैं। 3/4 of the Earth's surface is covered with the water, but only a small proportion of it constitute fresh water. हमारी अर्थ का 3/4 स्पेस जो है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन एक स्मॉल पोर्शन ही है जिसमें साफ पीने लायक पानी कवर है। ठीक है, लाइक साफ पीने लायक पानी है। दिस फ्रेश वाटर इज obtained फ्रॉम surfaces, रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। ये फ्रेश वाटर जो है वो अब कहाँ से मिलता है? ये सरफेसिस से मिलता है या ग्राउंड वाटर से मिलता है। ठीक है, दिस इज कंस्टेंटली रिन्यूड बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और द वाटर साइकिल। और पानी जो है बार बार रिन्यू होता रहता है, किसके थ्रू? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू या फिर वाटर साइकिल के थ्रू। वाटर साइकिल क्या होती है? ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पानी जो है एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चलता है, जिससे हमें ये कंफर्म रहता है कि जो पानी है वो बार बार रिप्लेनिश हो रहा है या फिर नया बन के आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमें पता है, जब सन जो है वो धूप लाइक सन से रेस पड़ती है समुद्र पे या पानी पे, उसके बाद क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, देन प्रेसिपिटेशन होती है, देन वही पानी फ्रेश होकर धरती पे आता है। ठीक है, तो इस पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को या फिर वाटर साइकिल के थ्रू हमारा जो पानी है वो बार बार रिप्लेनिश होकर हम तक आता है। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत स्ट्रेस भरा टॉपिक है वाटर स्कार्सिटी। दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वी ऑफन हियर पीपल सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। अब पानी जो है हम लोगों को पता है कि एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो बार बार रिन्यू होता रहता है, लेकिन स्टिल पीपल जो है, जगह लोग जो है वो अभी वाटर स्कार्सिटी से सफर कर रहे हैं। We associate ideas of drought prone or desert regions when we hear water scarcity. हम क्या सोचते हैं कि जब भी वाटर स्कार्सिटी के बारे में सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद वो उन इलाकों के बारे में सोचते हैं हम जहाँ पे सूखा पड़ रखा है या फिर डिजर्ट एरिया, इन सब के बारे में हमारे माइंड में एक इमेज बनती है। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रेनफॉल। वाटर अवेलेबिलिटी, किस जगह पे कितना पानी है, ये चीज़ें जो है वो जगह से जगह वेराई करती है। ठीक है, कुछ जगह पे तुम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे सही से मतलब लाइक सारे मौसम्स अच्छी तरह आ रहे हैं। ठीक है, पानी बारिश भी सही से हो रही है, तो उस जगह पे आपको पानी की मात्रा भी अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन जिस जगह पे बारिश अच्छी तरह नहीं हो पा रही, वाटर साइकिल सही से फॉलो नहीं हो पा रही, वहां पे आपको वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि पानी की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी ओकर्स मेनली ड्यू टू, वाटर स्कार्सिटी बेसिकली इसलिए होती है, किस किन वजह से होती है? एक तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जब हम पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, साथ ही साथ एक्सेसिव यूज एंड वेस्टेज, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट भी करना, और अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, जब हमारा जो पानी है वो इक्वली लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। ठीक है, किसी को तो बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, अनलिमिटेड वाटर मिल रहा है, और किसी को मिल ही नहीं रहा। ठीक है, उसे हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और इस वजह से भी वाटर स्कार्सिटी होती है। वाटर स्कार्सिटी जो है ना, वो ग्रोइंग पॉपुलेशन का आउटकम है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक एरिया में रहने लगेगी तो उन सबको पानी चाहिए पीने के लिए, जिस वजह से जो पानी का लेवल है वो डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू विच डिमांड फॉर वाटर हैज़ बीन इंक्रीज, सप्लाईज इवन they not only need water for domestic needs but also to produce more food। कई सारी चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत रहती है, इस वजह से जो वाटर स्कार्सिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। अब देखो, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर की। ठीक है, उसके अलावा फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्स इन देयर फार्म्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। फार्मर्स के पास अपना अपना खुद का एक वेल्स होते हैं, कुएं वगैरह होते हैं, जिनसे वो पानी लेकर अपना जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करते हैं। दिस रिजल्ट इन लोअरिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी। अब इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है ना, उसमें पानी का जो लेवल है वो कम होने लगता है, और जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, Post independence, India encountered massive industrialization and urbanization, creating opportunities for people. इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें हमें एक मासिव लाइक डेवलपमेंट देखने को मिली, साथ ही साथ अर्बनाइजेशन भी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको लाइक उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव एक्सर्टेड
प्रेशर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑन। अब क्या हो गया, जब इंडस्ट्रीज बहुत सारी बनी तो उसमें वाटर्स का यूज, पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत लाइक पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से और ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है उस पर प्रेशर पड़ा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर, इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देन। अब सिर्फ वाटर्स के अलावा जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उन्हें पावर भी चाहिए होती है अपने इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, ठीक है। जिस वजह से जो पावर, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वाटर के साथ, वाटर भी जो है उसका भी एक्सेसिव यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। दिस पावर एनर्जी मोस्टली कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब जो ये पावर एनर्जी आती है, ये भी हाइड्रो मतलब पानी से ही बनकर आती है, ये वाली बिजली भी। In India, it contributes to 22% of total electricity produced. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टोटल इंडिया में जो 22% इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से ही आ रही है टोटल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उनका टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से आ रहा है। विद अर्बन स्पेसेस कमिंग अप लार्ज एंड पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो हैव फर्दर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये अर्बन स्पेसेस में लोग आने लगे हैं, ठीक है, और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, अर्बन लाइफस्टाइल ही ऐसा है जिसमें पानी बचाने की तो बात करी ही नहीं जाती, ठीक है। इन सिटीज मेनी हाउसेज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस टू मीट देयर डेली नीड्स। शहरों में आप लोग देखोगे कि लोगों के पास खुद का अपना डिवाइस होता है जिससे वो ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड वाटर है ना उसे एक्सेस कर लेते हैं। तो जिस वजह से अपनी नीड्स के लिए वो अपने आप ही अपने घर में फुलफिल कर लेते हैं अपनी जरूरतें। अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड हैव कॉज डिप्लेशन इन वाटर लेवल। अब इस वजह से जो पानी है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है और जिससे ग्राउंड वाटर को जो लेवल है वो डिप्लीट हो रहा है। समटाइम्स द लैक ऑफ क्वालिटी इन वाटर में ऑल्सो लीड टू स्कार्सिटी एज वेल। अब क्योंकि वाटर में जो क्वालिटी नहीं बचती तो इस वजह से भी वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि लोग गंदा पानी तो पी नहीं सकते और अगर क्लीन वाटर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर स्कार्सिटी होगी। Today, much of the major water bodies are polluted by domestic and industrial waste. अभी हमारी जो मेनली वाटर बॉडीज है ना, लाइक अगर हम गंगा की ही बात करें तो अब तो वो भी शुद्ध नहीं बची, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या फिर डोमेस्टिक वेस्ट होता है, कहाँ थ्रो करते हैं हम लोग? रिवर्स में, ठीक है, और वाटर बॉडीज में। तो इस वजह से जो पानी की जो वाटर बॉडीज है, फ्रेश वाटर बॉडीज, वो भी अब फ्रेश नहीं है। दिस मेक्स द वाटर हैजार्डियस फॉर ह्यूमन यूज। इस वजह से क्या होता है, जो पानी है वो लाइक हानिकारक बन जाता है लोगों के लिए। टू स्टॉप दिस वी मस्ट स्टार्ट कंजर्विंग एंड मैनेजिंग दिस प्रीशियस रिसोर्स। अब क्योंकि ऐसा ना हो तो इसलिए हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन इज नीडेड टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड। अब अगर हम पानी को लाइक कंजर्व करेंगे तो हमारे पास एक फूड सिक्योरिटी आ जाएगी, साथ ही साथ जो हेल्थ हैजार्ड है, जो कि हमारी हेल्थ को जो नुकसान है वो नहीं होगा, और जितना भी हमारा जीवन है वो एक सिक्योरिटी के साथ बीतेगा, ठीक है। ओवर यूज एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल डिग्रेड इट एंड लीडिंग टू इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर हम ओवर यूज करते हैं पानी का या फिर मिस मैनेजमेंट करते हैं पानी का, तो फिर जितना भी नुकसान है वो हम लोगों को ही झेलना पड़ेगा और कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलेगा, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, Sringaverpur near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga. फर्स्ट सेंचुरी BC में जो श्रृंगावेरपुर है ना नियर अलाहाबाद, उसने क्या करा, हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया, किसके लिए? रिवर वाटर गंगा में, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वर बिल्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स बना दिए गए थे। सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैज आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। और भी ज़्यादा इरिगेशन वर्क हमें देखने को मिले हैं कलिंगा में, ठीक है, नागार्जुन कोंडा में और बैनूर में और कोल्हापुर में, ठीक है। इन सब जगह पे हमें इरिगेशन फैसिलिटीज देखने को मिली है। द भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, वॉज बिल्ट इन द 11th सेंचुरी। जो भोपाल लेक है जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, वो कब बनाई गई थी? 11th सेंचुरी के टाइम पर, ठीक है। द टैंक इन हाउस खास इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुमिश इन 14th सेंचुरी फॉर सप्लाइंग द वाटर टू द सिरी फोर्ट एरिया। अब देखो, हौस खास में भी एक टैंक बनाया गया था इल्तुमिश के द्वारा 14th सेंचुरी में, ताकि पानी का जो सप्लाई है वो दिया जा सके सिरी फोर्ट में, ठीक है। दिल्ली में एक जगह है सिरी फोर्ट, वहां तक पानी का सप्लाई दिया जा सके। अब आप देखो कि कैसे पुराने टाइम से ही वाटर को कंजर्वेशन के लिए कितने सारे मेथड्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं हमारे लीडर्स भी, और मुगल टाइम से भी ऐसा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। इन एंशिएंट टाइम्स अलोंग विद डैम्स देयर वाज अ ट्रेडिशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर डैम्स और लेक्स बनाई जा रही थी, साथ ही साथ उसके टाइम पे ही उसी समय से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक प्रोसेस है जो कि होता हुआ आ रहा था, ठीक है। डैम्स के साथ साथ एक ट्रेडिशन था वाटर हार्वेस्टिंग का। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल एंड सोल टाइप्स एंड देयर डेवलप्ड।
पीपल के पास मतलब लोगों को नॉलेज रहती थी सोल्स की, पानी की, लाइक मिट्टी की और पानी की अच्छी तरह नॉलेज रहती थी कि कब बारिश होगी और किस तरह की मिट्टी के लिए कितना पानी जरूरी है। तो इस वजह से वो पानी का सोच समझ के यूज करते थे। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद देयर वाटर नीड्स। अब डिफरेंट टेक्निक्स यूज करी जाती थी रेन वाटर हार्वेस्ट करने की, ठीक है। नाउ वी विल नो अबाउट दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक। इन हिल In hill and mountainous regions, people build diversion channels like the gulls and cools for agriculture. अब हिल्स में या फिर माउंटेनियस रीजन में ना जो लोग हैं वो डाइवर्जन चैनल्स बनाते हैं जिनका नाम है गुल्स या फिर कुल्स एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे पानी जा सके फसलों में। राजस्थान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है। इज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। और राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी इसलिए जाती है ताकि वो पीने लायक पानी स्टोर कर सके, ठीक है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड ओवरफ्लोइंग चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। और जो बंगाल है वहाँ पे जहाँ पे फ्लड प्लेन्स एरिया है, जहाँ पे बाढ़ आती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी जो ओवरफ्लोइंग चैनल्स है वो खोल दिए गए हैं ताकि जो फसलें हैं ना उस तक डायरेक्टली पानी जा सके और वो जो फसलें हैं वो इरिगेट हो सके, ठीक है। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। सेमी एरिड और एरिड एरियाज में जो फील्ड्स है ना जहाँ पे खेती बाड़ी होती है उन्हें रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे पानी स्टोर हो सके। इट अलाउड द वाटर टू स्टैंड इन मोइस्टन द सोइल्स like the खादिन्स एंड जैसलमेर एंड झोड्स इन द पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ये बेसिकली करा इसलिए जाता था ताकि जो मिट्टी है ना उसमें मॉइस्चर या फिर नमी कैद हो सके। जैसे कि ये खादिन्स बोला जाता है जैसलमेर में और झोड़ बोला जाता है राजस्थान के पार्ट्स में, ठीक है। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ बीकानेर, फलोडी एंड बारमेर all the houses have underground tanks and tankas for storing water। इन जगह पे टैंक्स बनाए जाते हैं, फिर टंकी बनाई जाती है जिसमें पानी स्टोर हो सके। द टंकास were part of the well developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside द मेन हाउस ऑफ द कोर्टयार्ड। जो टंकी है वो बेसिकली इस तरह बनाई जाती है, कोर्टयार्ड में बना दो या फिर छत पे बना दो ताकि जो पानी है वो स्टोर हो सके उसके अंदर। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप। जैसे देखो इसमें पाइप के थ्रू जो पाइप है ना वो टंकी में से कनेक्टेड है और जो भी पानी है रेन वाटर का वो सारा किस में जा रहा है, टैंक्स के अंदर, ठीक है। तो इससे जो रेन वाटर है वो भी सेफ हो रहा है और हार्वेस्ट हो रहा है। दिस रेन वाटर कुड बी स्टोर्ड टिल नेक्स्ट रेनी सीजन मेकिंग इट अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब ये जो पानी है ना वो इतना साफ होता है कि आप इसे नेक्स्ट रेन वाटर सीजन तक स्टोर करके रख सकते हो और तब तक इसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। रेन वाटर और पालर पानी इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो बारिश का पानी होता है ना उसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है वाटर का, ठीक है। Many houses construct underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool। जो कई जो बड़े बड़े घर होते हैं ना उसमें जो अंडरग्राउंड रूम्स होते हैं उसमें टंकी वगैरह सेटल कर दी जाती है ताकि गर्मी के टाइम पर जो पानी है ना वो ठंडा रहता है तो वो घर को ठंडा रख सके, ठीक है। In many parts of the rural and urban India, rooftop rainwater harvesting has been successfully adopted to store water। कई इंडिया के कई सारे पार्ट में ये वाली रूफटॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये करवाई जाती है ताकि जो पानी है ना वो स्टोर हो सके इन टंकीज के अंदर, ठीक है। इन गेंदातुर a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs। कई सारी जगह पे जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है चाहे कर्नाटका में हो या गेंदातुर में हो या मैसूर में हो, इन सब बैकवर्ड गाँव में भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नियरली 200 हाउसहोल्ड्स हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम एंड हैव बिकम रिच इन रेन वाटर। और गाँव में भी पिछड़े से पिछड़े गाँव में भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। Gendathur receives an annual rainfall of 1000 millimeter and with 80% of the collection efficiency। जो गेंदातुर है वहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितनी होती है 1000 मिलीमीटर के अप्रोक्स होती है। साथ ही साथ 80% ऑफ द रेन वाटर जो है वो सेव करके रखते हैं, ठीक है। लोग जो होते हैं वहाँ के वो 80% ऑफ द रेन वाटर अपने घरों में सेव करके रखते हैं। अबाउट 10 फिलिंग्स ईच एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। कम से कम जो 10 अगर वो 10 टंकी भर देते हैं ना तो फिर उन 10 टंकियों में भी 50,000 लीटर पानी वो फिल करके रख सकते हैं और इसे काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं। फ्रॉम द 200 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट टू 1 लाख लीटर्स। अगर हम तो 20 घरों का पानी भी जोड़े ना तो कम से कम ये एक साल में 1 लाख लीटर पानी हार्वेस्ट कर लेते हैं। कहाँ के लोग, गेंदातुर के लोग, ठीक है।
बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में। मेघालय में 200-year-old सिस्टम ऑफ टॉप टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स इज स्टिल प्रैक्टिस्ड। ये एक 200 साल पुराना लाइक सिस्टम है। बेसिकली इसमें बैम्बूज का यूज करके हम वाटर को हार्वेस्ट करते हैं या फिर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं पानी का। अबाउट 18-20 लीटर्स ऑफ वाटर एंटर्स द बैम्बू पाइप सिस्टम एंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड ओवर 100 मीटर। अब देखो इनमें बेसिकली क्या होता है, जो पानी है ना मेन चैनल से आता है और फिर उसके बाद पानी ट्रांसफर होता रहता है वन बैम्बू टू अनदर बैम्बू, ठीक है। दिस रिजल्ट विल बी 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट द साइट ऑफ द प्लांट। अब जो है ये जो पानी होता है ना, ये बेसिकली खेतों में जाता है और जितना भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मतलब लाइक जो रेन वाटर है वो सही से हार्वेस्ट होकर खेतों की तरफ चला जाता है और जिससे जो फसल है ना हमारी वो इरीगेट हो जाती है, ठीक है। और इसी चीज को कहा जाता है बैम्बू इरिगेशन सिस्टम, जब हम बैम्बू का यूज करके इरिगेट करते हैं फील्ड्स को। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, अब पानी को बचाने के लिए या फिर पानी को हार्वेस्ट करने के लिए या फिर पानी को सही से खेतों तक लाने के लिए कई सारे मल्टीपर्पज रेन वाटर प्रोजेक्ट्स निकाले गए। सिंस एंशिएंट टाइम्स डैम्स built of stone rubble reservoirs or lakes embankments and canals were built for irrigation। जैसे कि पुराने टाइम पर कई सारे डैम्स वगैरह बनाए जाते थे इरिगेशन के लिए। दिस ट्रेडिशन इज स्टिल कंटिन्यूड इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ द रिवर बेसिन्स। वही ट्रेडिशन वही प्रथा आज भी चलती आ रही है और आजकल भी डैम्स बन रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। डैम्स वर इनिशियली बिल्ट टू एनक्लोज द रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चरल फील्ड। डैम्स बेसिकली पानी कलेक्ट करते हैं काफी ज्यादा ह्यूज लेवल पर ताकि उन पानी का हम बाद में यूज कर सके एग्रीकल्चरल नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। What are dams? Dams क्या होता है? Dams basically a barrier. Dams is a barrier across flowing water that obstructs directly and or delays the flow of water, often by creating reservoir or lake. Dams basically क्या करते हैं? बैरियर क्रिएट करते हैं पानी के फ्लो में, ठीक है। तो और ताकि फ्लो जो है वो डाइवर्ट हो जाए और फिर उसके बाद एक तो फ्लो जो है पानी का वो कंट्रोल में रहे, ठीक है, और फिर हम उस पानी का यूज कर सके। मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे थ्रू विच इट इज इंटेंटेड दैट वाटर विल फ्लो ईदर इरेगुलर और अनकंटिन्यूसली। अब डैम्स का क्या होता है बेसिकली कि स्पिलवे होता है डैम्स के अंदर जिससे जो पानी का जो फ्लो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इंटेंडेड पर्पस और हाइट। डैम्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी हाइट्स के अकॉर्डिंग या फिर उनके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स एंड द मटेरियल यूज्ड डैम्स आर क्लासिफाइड एज, देखो अगर हम मटेरियल्स की बात करें कि किस डैम में कौन सा मटेरियल लगा है और उस बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें डैम्स को तो दो तरह के डैम्स होते हैं, टिम्बर डैम्स और एम्बैंकमेंट डैम्स, ठीक है। और अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग डैम्स को क्लासिफाई करें तो फिर दो तरह के डैम्स होते हैं, लार्ज एंड मेजर डैम्स और दूसरे होते हैं लो मीडियम एंड हाई डैम्स, ठीक है। टुडे डैम्स आर बिल्ट फॉर, आजकल डैम्स किस लिए बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए, वाटर सप्लाई देने के लिए घर में या फिर इंडस्ट्रीज में, इनलैंड नेविगेशन के लिए कि मतलब हमें पानी में नेविगेशन पता चल जाए कि रास्ता किस तरफ है किस तरफ नहीं और पानी का फ्लो डाइवर्ट रहे, साथ ही साथ फिश ब्रीडिंग के लिए ताकि मछली जो है वो अपने मतलब मछलियाँ रह सके और फ्रीली रह सके, ठीक है। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू प्राउडली इंडिकेटेड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने ना डैम्स को क्या बताया है? टेम्पल्स बताया है मॉडर्न इंडिया का, ठीक है। इट वुड यूनाइट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी। इन्होंने कहा है कि जो ये डैम्स है ना वो डेवलपमेंट को यूनाइट करेंगे, एग्रीकल्चर में मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड में डेवलपमेंट लाएंगे, साथ ही साथ विलेज इकोनॉमी को भी राइज करवाएंगे, ठीक है। डैम्स विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, साथ ही साथ कि इसकी वजह से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमें देखने को मिलेगी और जो अर्बन इकोनॉमी है उसमें भी ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ डैम्स कि डैम्स के नेगेटिव इंपैक्ट्स कौन कौन से हैं। डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। अब देखो अगर हम रिवर्स में डैम्स लगा देते हैं तो जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो उनका जो फ्लो है वो बिगड़ जाता है, साथ ही साथ एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर। जो डैम्स होते हैं या फिर जो रिजर्वियर होता है वहाँ पे जो सेडिमेंट्स है वो कई सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं और ये बेसिकली मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। इट रिजल्ट्स इन द रॉकी स्ट्रीम्स बेड एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वाटिक लाइफ, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है उस पर भी असर पड़ता है। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट
फॉर एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट। अब जो डैम्स होते हैं ना वो रिवर्स को लाइक बांट भी देते हैं कई बार, तो इस वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेट नहीं कर पाते फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, बिकॉज डैम्स बेसिकली रिवर्स को डाइवर्ट कर देते हैं, और जो एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा जगह नहीं बचता, ज़्यादा जगह नहीं बचती टू ट्रेवल, ठीक है। तो इस वजह से वो एक ही एरिया में, एक ही जोन में उन लोगों को एक्वाटिक एनिमल्स को सफ़र करना पड़ता है। These the reservoirs that are created on the flood plains are also submerge the existing vegetation। अब ये जो रिजर्वियर होते हैं ना जो कि फ्लड प्लेन्स पे बनाए जाते हैं, इसमें इसका जो असर है वो वेजिटेशन, जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है उस पर भी हमें देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ लिया, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अब हम पढ़ते हैं जो भी ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट निकाले गए थे ना, इनके अगेंस्ट कौन कौन से मूवमेंट चले हैं, ठीक है। सबसे पहला नर्मदा बचाओ आंदोलन। रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स हैज बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। अब क्योंकि हम अगर पानी बचाएंगे, ठीक है, मतलब ये बेसिकली दो मेन प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि जो पानी है उनको सेफ रखो। तो इनका नाम है, एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा है तहरी डैम आंदोलन। इससे बेसिकली क्या क्या था इनमें, इनमें ये था रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। अगर हम बहुत ज़्यादा ही लाइक मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स लाते हैं तो फिर जितने भी लोकल लोग हैं जो कि लोकली वहाँ पे रह रहे हैं तो उन्हें भी डिस्प्लेस करने का बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि अगर हम कुछ भी इंडस्ट्री सेटअप करके कोई भी रिवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जो लोकली लोग रह रहे हैं जहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे उनको तो रिमूव करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली लोग जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ से जाना पड़ रहा था। लोकल पीपल है ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। लोग जो वहाँ के लोकल पीपल थे उन्हें अपनी ज़मीन और अपने रहने के ढंग को, बेसिकली जितना भी एक्सेस था उनका उस एरिया में, उन सबको गिव अप करना पड़ रहा था और एक नई जगह जाके शिफ्ट होना पड़ रहा था। एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। So it is the landowners and large farmers, industrialists and a few urban centers who benefits from these projects and not the local people। Basically जो local people है उन्हें इन प्रोजेक्ट से कोई भी फायदा नहीं है। जो जिन लोगों को फायदा होता है ना इन प्रोजेक्ट से, वो बेसिकली अमीर लोग होते हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। अदरवाइज एल्स जो भी लोकल लोग होते हैं उन्हें इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं होता। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था वो पढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज लॉन्च बाय मेधा पाटकर इन 1985। ये मेधा पाटकर ने चलाया था 1985 के टाइम अगेंस्ट द लार्ज डैम्स और इन प्रोसेस अक्रॉस द नर्मदा रिवर। इन्होंने बेसिकली अगेंस्ट डैम्स के अगेंस्ट में ये वाला आंदोलन चलाया था। इट इज़ अ एनजीओ, ये एक एनजीओ है जिसमें दैट मोबिलाइज्ड ट्राइब्ड पीपल, जिसने ट्राइबल पीपल का ध्यान रखा, ठीक है। एंड ह्यूमन राइट एक्टिविटीज अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो सरदार सरोवर डैम है उसके अलावा तुम एक और डैम वहाँ पे जो नर्मदा रिवर है वहाँ पे मत बनाओ, ठीक है। रिसेंटली इट हैज़ रीफोकस द एम टू एनेबल पुअर सिटीजन्स स्पेशली द डिस्प्लेस पीपल टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब क्योंकि वहाँ पे ये लोग डैम बनाना चाह रहे थे तो फिर वहाँ पे जितने भी ट्राइबल लोग थे ना उनको बहुत ज़्यादा खतरा था इस चीज़ से, क्योंकि उन्हें अपनी जगह चेंज करनी पड़ रही थी। तो बेसिकली इन्होंने इंश्योर करवाया कि अगर ट्राइबल पीपल अपनी जगह चेंज कर रहे हैं तो उन्हें एक प्योर और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन जगह दी जाए जहाँ पे वो रह सके, सही से उनको एक्सेस हो टू द बेसिक नीड्स, ठीक है, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इन ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। अब ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट था ना, इसका बेसिकली ये एम था कि वो जितना भी ड्रॉट प्रोन एरियाज है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वहां तक पानी पहुंचाए, साथ ही साथ जो डेजर्ट एरिया है गुजरात का और राजस्थान का वहां तक भी पानी प्रोवाइड करे। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अब हम देखेंगे कि किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही या फिर क्या क्या क्रिटिसिज्म निकल कर आए मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में। इरिगेशन हैज चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। इरिगेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन का पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। कैसे? जो फार्मर्स है उन्होंने शिफ्ट कर दिया वाटर इंटेंसिव से लेकर कमर्शियल क्रॉप्स तक, कि मतलब पानी का जो फ्लो था या तो डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो इस वजह से जो फ्लो वाटर है ना, जो अभी लाइक जो फार्मर्स थे वो खुद से मैनुअली पानी ला रहे थे, अब उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। द पीपल विल डू इट, द थिंग्स विल हैपन बाय देमसेल्व्स। दिस हैज़ अ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस लाइक सैलिनाइजेशन ऑफ द सोइल। अब क्योंकि
इसके वजह से क्या होगा, जो भी मिट्टी है ना उसमें जो सेलिनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप दैट इज इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर एंड लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस एंड लैंड ओनर्स. अगर मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट नहीं आता है, सो दैट इससे क्या होगा, जो डिफरेंस है ना अमीर और गरीब में वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाएगा. ठीक है. द डैम्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज. अब डैम्स की वजह से जितने भी पानी के बीच में जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे. इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैव बिकम कॉमन रिगार्डिंग शेयरिंग द कोस्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. अब इंटर स्टेट आपस में जो स्टेट के बीच में जो पानी को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, वो भी सेटल हो जाएंगे अगर ये वाले डिस्प्यूट्स हैव बिकम कॉमन. हाँ, अगर ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आता है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट आता है, तो फिर जितने भी रिवर लाइक जितने भी इंटर स्टेट रिवर को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है. तो इस वजह से भी मतलब ये भी एक क्रिटिसिज्म पॉइंट है अगेंस्ट द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट. द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू द सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वर. अब जो डैम्स बनाए गए थे पानी को कंट्रोल करने के लिए, उनकी वजह से बाढ़ आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि जो सेडिमेंट्स है उनका जो रिजर्व सेडिमेंट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व हो चुके हैं, और इस वजह से जो फ्लो है वो एकदम से बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो डैम्स है वो कई बार टूट जाते हैं और इस वजह से बाढ़ बाढ़ आती है. ठीक है. जो बिग डैम्स है वो बेसिकली अनसक्सेसफुल रहे हैं बाढ़ को कंट्रोल करने में. ठीक है. द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006. अब क्योंकि डैम्स कई बार टूटे हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात ने कई बार इस चीज़ को सफ़र करा है 2006 के टाइम पर. द फ्लड कॉज डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो कोज सोइल इरोजन. अब बाढ़ की वजह से एक तो डिस्ट्रक्शन हुआ है, तबाही हुई है. ठीक है. लोगों की जाने गई है, साथ ही साथ सोइल इरोजन भी हमें देखने को मिला है. ठीक है. सेडिमेंटेशन meant that the flood plains were deprived of silt and adding problem of land degradation. सेडिमेंटेशन से मतलब ये है कि जितने भी फ्लड प्लेन है ना वहाँ पे और ज़्यादा रेती मिट्टी जमा हो रही है, साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स है ना लैंड डिग्रेडेशन की वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. ठीक है. Multi-purpose projects also cause earthquakes, waterborne diseases, and pest and pollution resulting from excessive use of water. जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना उसकी वजह से अर्थक्वेक भी देखने को हमें मिला है, वाटरबोर्न डिसीजेज भी बहुत ज़्यादा फैल रही है, साथ ही साथ पेस्ट और पोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, और एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर भी हो रहा है. ठीक है. तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. अब आप लोगों ने समझा होगा कि कैसे डैम्स डैम्स किस लिए ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी नहीं है, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ भी आई होगी. डैम्स एक हद तक ठीक भी है लेकिन कुछ लोगों के लिए. ठीक है. जो जिन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होता है वो बेसिकली रिच पीपल होते हैं, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं. ठीक है. और जो कॉमन पीपल है उनको बेसिकली नुकसान ही झेलने पड़ते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के. ठीक है. और अगर हम बात करें वाटर की, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर स्कार्सिटी काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है जो हम लोगों को झेलनी पड़ रही है. ठीक है. आई होप कि हम लोग इसके फेवर में वर्क करेंगे और जो ये वाटर स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो धीरे धीरे डिप्लीट होगी. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस. थैंक यू.